नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों अलग ही चल रही है। कभी शिंदे पवार साहब से मिल रहे हैं, कभी पवार साहब के एनडीए में जाने की बात हो रही है, कभी खंडन आ रहा है। क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं पा रहा। इस बीच में गुजरात लॉबी की जो नई नई चाल है उसने पूरे देश को हैरान कर दिया है कि क्या चल रहे हैं। चंदा चोरों को बचा कौन रहा है। अभय दुबे जी से मैंने बात की है ट्रंप के सन की बने की, ईरान अमेरिका के युद्ध की और तमाम बातें। रोचक बातचीत है, सुनिएगा जरूर। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। ट्रंप की बात का भरोसा तो शायद उनके घर वाले भी नहीं करते होंगे, अब ये यकीन हो गया। इतने दिनों से ईरान से समझौता हो जाएगा, ईरान का सीज फायर हो गया, लेकिन पता नहीं है क्या शेयर मार्केट खराब करना होता है, धंधा बनाना होता है, या ट्रंप को रात को सोते सोते सपना आता है कि चलो एक बार फिर से ईरान पर हमला कर दो। फिर हमला हो गया। हमला होता है वहां और मार्केट गिरता है भारत का। धड़कनें बढ़ती हैं हमारी और आपकी। और आप तो विदेश में घूमने भी जा रहे हैं और दुनिया के हालात खराब हो रहे हैं, तो आपका फ्लाइट जब तक आप लौट के आएंगे तब तक फ्लाइट का रेट और बढ़ जाएगा, मुझे लग रहा है। ये क्यों ट्रम्प चचा को बार बार ऐसे झटके क्यों लगते हैं और इसका इलाज क्या है? देखिए, अगर ध्यान से इसको देखो तो इसमें एक एक मेथड है। मतलब एक एक ट्रंप के पास एक योजना होती है। वो एक योजनाबद्ध तरीके से एक खास प्रभाव पैदा करने के लिए इस प्रकार की बातें कहते हैं। अब ये जो बात उन्होंने कही है, ये नाटो में कही है उन्होंने बात। नाटो का मतलब है यूरोपीय देश। मोटे तौर पर यूरोपीय देशों का संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी नाटो होती है। ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम है नाटो नाम। तो वो ये दिखाना चाहते हैं नाटो को कि अ, अगर मैं गल्फ में वार शुरू कर दूंगा, खाड़ी में युद्ध शुरू कर दूंगा, तो होर्मुज फिर बंद हो जाएगा। अगर होर्मुज बंद हो जाएगा तो आपकी तेल की जरूरतें जो होर्मुज के जरिए ही पूरी होती थी, इसकी वजह से आप संकट में हैं, ये संकट आपका बढ़ता रहेगा। तब आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। इस वक्त अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस का सप्लायर है। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अमेरिका है दुनिया का। वो अपनी जरूरतें भी पूरी करता है और बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और होर्मुज की वजह से खाड़ी के देशों से जो वो सप्लाई होती है, वो सप्लाई अस्त व्यस्त हो चुकी है। खाड़ी के देश पहले के मुकाबले बहुत कमी आपूर्ति कर पा रहे हैं। इनकी वजह से, युद्ध की वजह से बहुत तरह तरह की समस्याएं हैं उनके सामने। उनकी इकोनॉमीज पर, उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर बुरा असर पड़ रहा है, उनके समाजों पर बुरा असर पड़ रहा है। वहाँ ईरान ने मिसाइलें गिरा गिरा के उन लोगों को परेशान कर दिया है। खतरे, हमेशा वो लोग खतरे से ग्रस्त महसूस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप ये मैसेज देना चाहते थे नाटो के लोगों को, नाटो के देशों को, कि आप ये भूल जाइए कि आप रूस, अमेरिका की जगह रूस के साथ जुड़ सकते हैं। अंततः आप अमेरिका पर निर्भर हैं, अमेरिका को ही आपकी जरूरत पड़ेगी। अमेरिका अमेरिका की जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। ये उन्होंने संदेश इसके जरिए दिया। और जैसे कि ट्रंप की योजना होती है, वो अपने स्टॉक मार्केट के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जो बड़े बड़े अरबपति हैं, उनको पहले ही से संदेश मिल जाता है कि ट्रंप आज ये बोलेंगे, तो वो वहां पे पैसे कमाने का पूरा इंतजाम अपना कर लेते हैं। और आप देखिए कि ट्रंप के इस कहने से सबसे ना के अमेरिकी स्टॉक मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ा। इसलिए पड़ा कि अमेरिका की तो तेल की जरूरतें होर्मुज से पूरी होती नहीं। अमेरिका तो अपनी जमीन के अंदर से निकालता है तेल। तो ये खेल लगातार डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे हैं। अब ये कल जब वापस जाएंगे तो हो सकता है कि वो कुछ और कह दें। तो वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरे, ईरान की भी अपनी शैली है, जिस शैली से वो वार्ता कर रहा है। ईरान का मानना यह है कि उसको युद्ध में नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई का वायदा उसे मिलना चाहिए। ईरान का मानना यह है कि होर्मुज से जो निकलेंगे 60 दिन के बाद, 60 दिन तक होर्मुज फ्री है, बीच बीच में रोक भी देता है। अभी जो जहाज निकलेंगे तेल से भरे हुए, उसके ऊपर वो टोल टैक्स लगाएगा अपना, उससे पैसे कमाएगा। अमेरिका के सामने बहुत बड़ा सवाल है कि उसने ईरान की अगर ये दो बातें मान ली, ईरान को जो नुकसान हुआ युद्ध में, उसकी भरपाई करने की अगर बात मान ली, तो भरपाई अकेले अमेरिका तो करेगा नहीं, सऊदी अरब वगैरह को भी इसमें खींचेगा उसके पीछे। सऊदी अरब इस भरपाई करने को उस तरह से तैयार नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बात पूरी तरीके से अटकी हुई है। और ये जो समस्या है, ये समस्या आसानी से हल होने वाली नहीं है।
डोनाल्ड ट्रंप किसी तरीके से 4 जुलाई का जो अपना फंक्शन था, जो अमेरिका का यौम आज़ादी था, स्वतंत्रता दिवस था अमेरिका का, उस नहीं चाहते थे कि उस दिन अमेरिकी फौजें युद्ध लड़ती हुई नजर आए। वो निकल गया। हालांकि वो भी फंक्शन इनका अच्छा नहीं हुआ। और दिनों से 10 साल से तैयारी कर रहे थे वो लोग 250वीं जयंती मनाने की। उसके लिए बाकायदा एक कमीशन वगैरह बनाया गया था। लेकिन इतनी भयानक गर्मी पड़ी अमेरिका में, उनके बहुत सारे कार्यक्रम रद्द हो गए। फिर उसके बाद में बहुत बड़े हिस्से में इतनी भयंकर मूसलाधार बारिश हुई, उससे बचे हुए कार्यक्रम रद्द हो गए। आंधियां इतनी तेज चली, हवाएं इतनी तेज चली कि अमेरिकी झंडे सड़कों पे आ गए जो लगे हुए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप तो मानते ही नहीं कि पर्यावरण को किसी किस्म का खतरा है। इसीलिए उन्होंने आते ही कहा था ड्रिल अमेरिका ड्रिल, और इलेक्ट्रिक की कारों को जो सरकार सब्सिडी देती थी वो बंद कर दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने आकर। बोले नहीं, पर्यावरण ये सब बकवास है, पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है, हम लोगों को ट्रेडिशनल किस्म का जो तरीका था अमेरिका का वही अपनाना चाहिए। तो और ये वो मानने कैसे मान सकते हैं कि पर्यावरण की वजह से जो खतरा पैदा हुआ है पर्यावरण को, उससे जो ग्लोबल हीटिंग हुई है, ग्लोबल वार्मिंग हुई है, उस वार्मिंग की वजह से ही इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, उस वार्मिंग की वजह से ही ठंडे देशों में भी इतनी गर्मी पड़ रही है। फ्रांस में 1000 से ज्यादा लोग गर्मी के मारे मर चुके हैं, सारा यूरोप गर्मी के मारे परेशान है। अब कहीं जाकर वेस्टर्न यूरोप से हीट वेव गई है, लेकिन अब ईस्टर्न यूरोप की तरफ चली गई है, और पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया वगैरह जाएंगे तो वहां आपको हीट वेव का सामना करना पड़ेगा। ठीक बात है। तो अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ अभय जी, इन सब के अलावा अगर ये युद्ध बढ़ता है हाँ, तो इस बार ईरान की तैयारी क्या है और भारत की तैयारी क्या है? महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल कीमतें और बढ़ेंगी। अभी कुछ दिन पहले विश्व गुरु ने दावा किया था कि हम तेल कम करेंगे, गैस के दाम कम करेंगे, लेकिन फिर ये महंगाई बढ़ेगी। तो ईरान की रणनीति क्या है और भारत की रणनीति क्या है? भाई ईरान की रणनीति तो बिल्कुल सीधी सी है। इस बीच में ईरान ने अपनी ताकत को और जमा कर लिया है, और इस बीच में 60 दिन के अंदर उसने तेल भी बेचा है खूब। जो 60 दिन चल रहे हैं इसमें तेल भी ईरान खूब बेचा है, तो उससे थोड़ी बहुत आमदनी भी उसको हुई होगी ईरान की। कुछ बिलियन डॉलर जो है शायद सऊदी अरब की तरफ से, और उसको मिले भी हैं ईरान को या मिलने वाले हैं, ऐसा कुछ सुनने में आया है। तो उस हालत में जो खाद्य तेल वगैरह की जो कमी हुई थी वहां पर, तिलहनों वगैरह की कमी हुई थी, उस कमी को ईरान दुनिया से खरीद के पूरा करेगा, ताकि उसकी जनता को दिक्कतें कम हो, राहत कम हो। तो अभी तो ईरान अगला युद्ध लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। उसके पास न मिसाइलों की कमी है, न ड्रोन्स की कमी है, और वो ऐसी जगह पर रखे हुए हैं कि ना अमेरिकी बम वहां पहुंच नहीं सकते, अमेरिकी मिसाइलें वहां पहुंच नहीं सकती। वो वहां बैठे बैठे अपने मिसाइल और ड्रोन की इजराइल पर और अमेरिका पे, अमेरिकी अड्डों पर बारिश करता रहेगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप को ये भी बहुत तकलीफ दे है कि पूरे मिडिल ईस्ट में उनके जो अड्डे थे वो अड्डे सब ईरान ने मिसाइल मार मार के तबाह कर दिए हैं। वो अड्डे इस्तेमाल करने होने लायक नहीं रह गए हैं। वहां पे अमेरिकी सैनिक भी वहां पे रह कर नहीं टिक सकते। युद्ध के दौरान ही अमेरिकी सैनिकों को वहां से भाग कर होटलों में शरण लेनी पड़ी थी। और ईरान ने यह भी शर्त रखी है कि आपको छोड़ के जाने पड़ेंगे सारे अड्डे, मिडिल ईस्ट छोड़िए, आप यहाँ पे अपना आपकी जो फौजी उपस्थिति है वो खत्म करनी पड़ेगी। तो ये सारी स्थिति जो है वो अमेरिका के लिए बहुत अपमानजनक स्थिति है, और अमेरिका को अपनी दुनिया में जो उसकी साख है एक साम्राज्यवादी ताकत के रूप में, उसकी भी तो रक्षा करनी है अमेरिका को। इसलिए बीच बीच में उसे गर्जन तर्जन भी करना है, ईरान को नष्ट कर देने की धमकी भी देनी है, बीच बीच में हमले भी करके दिखाने हैं। तो क्या एक आध मिलियन, एक दो हमले एक दिन में 2-3 बिलियन डॉलर खर्च कर देगा अमेरिका, कोई दिक्कत नहीं उसको। तो भारत कैसे निपटेगा इस महंगाई से? भारत के पास क्या स्ट्रेटेजी है महंगाई से निपटने? कोई स्ट्रेटजी नहीं है भारत के पास। भारत की जो वित्त मंत्री है उसने अक्षमता का रिकॉर्ड बना रखा है। भारत के जो वाणिज्य मंत्री हैं श्री पीयूष गोयल, वो सिर्फ लफाजी करना जानते हैं। कोई किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं है भारत के पास। यहाँ जैसा चलता है वैसे ही चलता रहेगा। ये तो बेरोजगार बढ़ते रहेंगे, विश्व गुरु पे कोई असर नहीं पड़ता। आप तो मैं भी उत्तर प्रदेश में रहता हूं, आप तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रोज क्या भाषण देते हैं बताइए? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के भाषण में इस बात का कोई एहसास है कि भारत में महंगाई है, भारत में बेरोजगारी है,
भारत में लोगों की आमदनी जो है वो कम है, भारत के पासपोर्ट की औकात और नीचे गिर गई है, इस बात का एहसास कभी उनके भाषण में मिलता है? वो तो ये कहते हैं राम का पर्याय राष्ट्र है, राष्ट्र का पर्याय राम है, यही यही लफाजी चल रही है लगातार। और उनसे भी ज्यादा जो घटिया किस्म का एक तत्व है भारतीय राजनीति में, मीडिया, वो उनके भाषणों को लगातार दिखाता रहता है। टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना के मीडिया के एंकर और एंकरनियां बोलते हैं, और टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाकर हमारे मुख्यमंत्री महोदय ये भाषण देते रहते हैं। और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? निरंतर विदेश यात्राएं। मैं तो, मेरे जानने वालों में 2 लोग ऐसे हैं जो अब आप निरंतर देखिए विदेश क्या यात्रा। चर्चा होती है। एक मैंने कल वीडियो देखा, एक तरफ एबीपी की एंकर हैं चित्रा त्रिपाठी होती हैं, दूसरी तरफ थे विनय कटियार। चित्रा त्रिपाठी विनय कटियार में बातचीत हो रही है, विनय कटियार लगातार कुछ न कुछ खा रहे हैं बातचीत करते समय, और उनके मुंह से चप चप की और सुरुड़ सुरुड़ की आवाजें भी आ रही हैं। फिर वो एक स्टील के कप मग में जो है वो लगातार कुछ चाय कॉफी या चाय वगैरह पीने लगते हैं। अच्छा, अब चित्रा त्रिपाठी पूछ रही है उनसे, विनय कटियार जी, आपने प्रधानमंत्री से बातचीत की, आपने दावा किया कि चंपत राय जेल जाएंगे, तो वो कह रहे हैं किसने कहा आपसे कि मैंने दावा किया? वो वीडियो बड़ा दिलचस्प है, वो मिल रहा है सब जगह, आप पढ़िए। किसने कहा आपसे कि मैंने दावा किया? मैं अभी सुना देती हूँ आपका दावा। वो उसमें कौन है आप, आपका नाम क्या है, वो पूछ रहे हैं। तो देखिए, मैं चित्रा त्रिपाठी हूँ, विनय कटियार जी, एबीपी चैनल की। अच्छा, आप चित्रा हैं इसीलिए हल्ला मचा रही हैं। कितना बेवकूफी का आदमी बयान है। आप देखिए, आप चित्रा त्रिपाठी कह रहे हैं कि आप तो, चित्रा त्रिपाठी कह रही हैं, ठीक ही कह रही हैं, वो कह रही हैं कि आप तो इतने बड़े राम जन्मभूमि आंदोलन के नेता थे, आपने काफी उसके लिए कुर्बानी भी की, आप इतनी हल्की बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं हल्का आदमी नहीं हूं। ढक्कन बना दिया उनको बीजेपी ने। क्या कहा था? अरे मैंने कहा था उसको, मैं बार बार नहीं कह सकता। और फिर वो खा रहे हैं लगातार, और तरह तरह की चप चप की आवाजें भी आ रही हैं। मानसिक विक्षिप्त हो गए वाकई में, बीजेपी ने ढक्कन बना दिया। आप ही सोचो ना कि आप इंटरव्यू, आप मना कर देते कि हम टीवी को इंटरव्यू नहीं देंगे, आपको इंटरव्यू भी देना है। इंटरव्यू में आपको लगातार खाते भी रहना। एक बार साहब सिंह वर्मा के लड़के ने भी यही किया था दिल्ली में, जब ये वो पत्रकार इंटरव्यू ले रहा है, वो बैठे हुए दही खा रहे हैं। इस तरह के लोग हैं ये, सामने थाली परोसी रखी हुई घर में और वो चम्मच से दही खा रहे हैं। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपने कहा प्रधानमंत्री जी लगातार विदेश दौरा करते रहते हैं। मैं अपने जानने वालों में 2 लोगों को जान रहा हूँ जो 1 साल में लगातार विदेश दौरा कर रहे हैं। पहले हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरे हैं मेरे बड़े भाई अवैध दवे जी। आप भी उनसे कम नहीं घूम रहे हैं दुनिया में, आप भी बहुत दौरा करते हैं दुनिया का। मुझे ये, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि विदेशों में मोदी जी के कारण बड़ा मान बढ़ गया है। अब आप कल परसों में फिर एक मुल्क की धरती पर उतरेंगे, तो जब अपना पासपोर्ट दिखाएंगे, तो क्या आपको अलग से सम्मान मिलता है? ऐसा है कि मैं वहां हवाई अड्डे पर उतरते ही लोगों से पूछना शुरू कर दूंगा, क्या आप नरेंद्र मोदी को जानते हैं? क्या आप भारतवर्ष नाम को जानते हैं? नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं, क्या आप जानते हैं? ये सब बातें मैं पता लगाऊंगा और सर्वे करके आऊंगा लौट के, फिर आपको 4 PM पे सब बातें बताऊंगा। हाँ, क्योंकि लाइव पता चल जाएगा ना आपको, कल करीब पड़ोसी पता चल जाएगा आपको कि दुनिया में कितना। अच्छा, ये पासपोर्ट जो नीचे गिरता है अभय जी, इतना आप दौरा करते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? पासपोर्ट की रैंकिंग क्यों गिर रही है हमारी लगातार? मोटी समझ तो मेरी यही है कि भाई, पहली बात तो ये है कि भारत में जो पर्यटक आते हैं तो उनको किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, कानून व्यवस्था की यहाँ पे क्या स्थिति है, उनको कितनी आसानी होती है। दूसरे, आप कितने देश ऐसे हैं जो आपको वीजा ऑन अराइवल देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको वीजा ऑन अराइवल ज्यादा देश अगर देते हैं तो आपके पासपोर्ट का महत्व अधिक माना जाता है। आप अगर मान लो ब्रिटेन के नागरिक हो या आप यूनाइटेड स्टेट्स के नागरिक हो, तो अगर आपको यूनाइटेड स्टेट्स का वीजा मिला हुआ है, आपके पासपोर्ट पे अमेरिका का वीजा छपा हुआ है, EU का वीजा छपा हुआ है, यूरोपीय यूनियन का, ब्रिटेन का वीजा छपा हुआ है आपके पासपोर्ट पे, तो आप किसी दूसरे देश के लिए जब अर्जी देंगे तो आपको उसको देख के ही उसके आधार पर आपको मिल जाएगा कि आप वहां पर गए थे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या होता है। अभी देखिए, थाईलैंड भारत को वीजा ऑन अराइवल देता था, अभी पिछले दिनों थाईलैंड ने वीजा ऑन अराइवल में बाधा पैदा कर दी।
अब उस तरीके से वीजा ऑन अराइवल वहां से नहीं मिलता है। जब इसका मतलब है आपका पासपोर्ट की रैंकिंग और नीचे आ गई। ये तो भाई आप लोगों के मन में आपके देश को घूमने की चाहत है कि नहीं? आपके देश का लोगों के मन में क्या आकर्षण है? अच्छा, ये नहीं होता कि हमारा देश विश्व गुरु है, हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं, तो हमारी रैंकिंग नंबर 1 की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता। 125 में 26 नंबर पे, मतलब कितनी शर्म की बात है ये। हम विश्व गुरु फिर क्या वाक़ा है कि हमारा पासपोर्ट इतना नीचे है? भाई विश्व गुरु आप थोड़ी ना है, हम क्यों कह रहे हैं आप हम शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आप उसमें मोदी जी के साथ अपने आप को भी जोड़ ले रहे हैं। मीडिया के लोग कहते हैं कि बड़ा आप जननायक नहीं, है आप नहीं है विश्व गुरु, मोदी। मोदी जी अकेले विश्व गुरु हैं। भाई भारत एक गरीब देश है, इसमें कोई शक की बात नहीं। भारत एक लो इनकम कंट्री है, इसमें कोई शक की बात नहीं। भारत में सांप्रदायिक समस्या है, हिंदू मुसलमान हिंसा होती रहती है भारत के अंदर, इसमें भी कोई शक की बात नहीं। भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है ताकि वो जीवन यापन कर सकें, इसमें भी कोई शक की बात नहीं। भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है तेजी के साथ, इसमें भी कोई शक की बात नहीं। भारत में महंगाई बढ़ रही है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं। भारत का जो विदेशी मुद्रा में कर्जा है भारत के ऊपर, वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ा है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं। तो बाकी सब लोगों को अपने आप को विश्वगुरु कहने का अधिकार नहीं है। जो आदमी मुफ्त अनाज ले रहा है सरकार से, वो विश्वगुरु कैसे है? जो बेरोजगार घूम रहा है, वो विश्वगुरु कैसे है? वो विश्वगुरु कहाँ है? विश्वगुरु मोदी जी है। मोदी जी ने खुद को ही विश्वगुरु घोषित किया है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ना कि उनको तुरंत नोबेल प्राइज दे दिया जाना चाहिए। तो ये कह के उन्होंने चैलेंज फेंका है नोबेल कमेटी को कि भाई आप मुझे नोबेल प्राइज दीजिए। मोदी ये खुद को अपने विश्वगुरु कह रहे हैं। आप एक छोटा सा चैनल चलाते हैं 4 PM, आपको विश्वगुरु अपने आप को कहने का अधिकार क्या है? हाँ, बात तो सही है, बात तो सही है। कोई और कहेगा, और जो है कौन कहेगा? देखिए, जैसे गोदी मीडिया के एंकरों की हाल, पत्रकारों की हाल देख लीजिए। एक अशोक श्रीवास्तव जी हैं, दूरदर्शन में हैं। इनकी भक्ति के कारण एक बार इनकी पिटाई भी हो गई थी दूरदर्शन में, और इतनी फर्जी खबरें चलाते हैं। आज भक्ति का भाव देखिए। आज ट्वीट किया ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा पूरी करके इंडोनेशिया से रवाना हुए तो इंडोनेशिया के 5 फाइटर विमानों ने आकाश में उनको विदाई दी। ये ट्वीट है, प्रधानमंत्री जा रहे हैं। अच्छा, वो सर्वोच्च सम्मान, वहां भी सर्वोच्च सम्मान मिला है। वो तस्वीर आज देखी, यूं खड़े हुए मोदी जी, वो पटका पड़ा हुआ है उनको, जो विश्व सुंदरियों को मिलता है ना पटका यहाँ पे। हाँ, हाँ। इस तरह का पटका मिलता है विश्व सुंदरियों को, वो पटका पड़ा हुआ है और वो एक चीज उनको भेंट की जा रही है। छांट छांट के दुनिया के सारे देश ढूंढे जा रहे हैं, हम्म। गिमचू मिंचू टाइप के, और उनमें सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है। एक जगह तो पुरस्कार का नाम ही गलत हो गया था। लोग कह रहे थे पुरस्कार, एक सेशेल्स जगह हो में गया था इन्होंने कि नाम हो गया था, गलत हो गया था, और अपने ही पुरस्कार देश की हमारे विश्व स्पेलिंग गुरु को जल्दबाजी दिया। में बनाया था ना, असल में ट्रॉफी जल्दबाजी में हाँ, बनाई थी, तो उसमें हाँ, अपने देश की नाम की स्पेलिंग ही गलत लिख दी थी उन्होंने। गलत दे दी। अबे जी, मैं दूसरे विषय पे जानना चाहता हूँ कि ये बड़ी चर्चा है कि चंदा चोरों को, भगवान राम मंदिर के चंदा चोरों को बचाने की पूरी कोशिशें तैयार हो गई हैं। बयान आ रहा है कि हम तो अभी भी हैं ट्रस्टी, हमें हटाया थोड़ी ना गया है। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चोर चोर जो हैं वो पाती लिख रहे हैं, राम का नाम पाती लिख रहे हैं, राम की पाती असल लिख में रहे हैं। क्या? हुआ ये है कि 3 लोगों को, जिसमें एक चंपत राय जी हैं, गोपाल राय जी हैं, अनिल मिश्रा हैं, इन 3 लोगों के खिलाफ FIR नहीं दर्ज की गई, लेकिन एक तरह से जो लोग जेल में बंद हैं उनसे भी ज्यादा बार इनको चोर कहा गया। यानी 8 लोगों को तो जेल में बंद कर दिया गया, उसमें 3 लोगों को रिमांड लेके बातचीत हो रही, उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन उन 8 की इतनी निंदा और आलोचना नहीं हुई है जितनी निंदा और आलोचना और जितनी जिम्मेदारी इन लोग क्या ठीक रहा, इन लोगों के दरवाजे फोड़ा गया है। तो अब इन तीनों को लग रहा है कि इन्हें जेल तो नहीं भेजा गया, मुकदमा तो इनके ऊपर नहीं लगा, लेकिन बेइज्जती इनकी बहुत ज्यादा हो गई, तो वो अपनी बेइज्जती की कुछ रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गोपाल राव ने जो कहा है कि भाई हमें तो अभी हटा ही नहीं गया, बात ही गलत है ये, तो ये उसी का हो सकता है कुछ दिनों बाद आया कि नहीं, वास्तव में नहीं हटाया गया, कुछ पता नहीं है आपस में क्या इनकी सखी से कौन सी चुकरिया में लोग गुड़ फोड़ रहे हैं। हम लोग बुंदेलखंड के रहने वाले हैं,
वहां पे एक कहावत है कि चुकरिया में गुड़ फोड़ना, मिट्टी की जो छोटी सी वो होती है उसमें गुड़ फोड़ना, वो उसमें कहावत है। तो वो अपनी इनकी होती है एक आरएसएस वालों की, उसी में ही गुड़ फोड़ते रहते हैं। तो ये लेकिन कुछ पता नहीं है, और इसीलिए चंपत राय ने वो खुला पत्र जारी किया, इसमें उन्होंने कहा है कि जब एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी तब मैं सिलसिलेवार सारे तथ्यों को लोगों के सामने रखूंगा ताकि सब मामला साफ हो जाए। ये एक तरह की धमकी आप, भी है कि होश में आ हाँ, जाइए, हिम्मत, बार्गेनिंग कर लीजिए मुझसे, वरना मैं कुछ ना कुछ ऐसा कह दूंगा इससे बेइज्जती हो जाएगी। आप हिम्मत देखिए कि कितनी हिम्मत है। मतलब कुछ भी फर्क नहीं है, आराम से अभी भी वो बेशर्मों की तरह कि हम छुटे हैं। चाहते क्या है कि जनता ही इनको, अयोध्या की जनता ही इनको खदेड़े वहां से, तब ये देखिए मानेंगे। हम लोग उनको बेशर्म कह रहे हैं, बीजेपी के में ही ऐसे बीजेपी और आरएसएस में कई लोग हैं जिन्होंने चंपत राय को राजनीतिक पशु कहा है और भी इतनी इतनी बुरी बातें छांट छांट के इन लोगों के बारे में कही हैं, उन लोगों ने कही हैं जो खुद एक जमाने में चंपत राय के सामने हाजिरी बजाया करते थे, है कि नहीं? जो चंपत राय के सामने खड़े रहते थे, हाँ, तो वो चंपत राय तो बहुत घमंडी आक्रामक स्वभाव के व्यक्ति हैं। पत्रकारों के लिए कितनी बुरी बुरी बातें उन्होंने बोली अपने मुंह से, किसी की उन्होंने परवाह तो की नहीं अपनी जिंदगी में। तो ऐसी स्थिति में उन सबको बहुत आहत हुए ये लोग, इसीलिए सब लोग पत्र वत्र सब जारी कर रहे हैं। इन्हें भी तो अपने सम्मान की रक्षा करनी है। अनिल मिश्रा साहब कुछ नहीं बोले अभी तक, वो चुप हैं, उनकी तरफ से बिल्कुल चुप्पी है, लेकिन गोपाल राव और चंपत राव तो बोल ही पड़े। मतलब इसका सीधा मतलब है कब तक हमें गालियां दी जाएंगी, हम भी कुछ ऐसा बोल सकते हैं इससे आप परेशान हो जाएं। जाहिर जाहिर सी बात है। अच्छा, अब नई प्लानिंग हो रही है, आरएसएस प्लान कर रहा है कि घर घर कार्यकर्ता जाएंगे, स्वयंसेवक जाएंगे और समझाएंगे कि भाई ऐसी इतनी चंदा चोरी नहीं थी, ये तो विपक्ष ने, ये इस प्रियंका बात का गांधी ने, सबूत है संजय संजय सिंह जी, ने। ये इस बात का सबूत है संजय जी कि इन लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं चिंता है। ये लोग सोचते हैं कि हमने एसआईआर वगैरह का और परिसीमन का प्रपंच लगा करके कुछ तो चुनाव प्रबंधन कर लिया है, लेकिन जनता ज्यादा नाराज अगर हो गई तो हमारा जो जनाधार है, यानी हमारा जो विचारधारात्मक आधार है, वो ही दरक जाएगा, वही सब रखा रह जाएगा, तमाम जो हम लोगों ने चुनावी प्रपंच तैयार किया है, और हम चुनाव हार जाएंगे। इसका बहुत इन लोगों को डर है। इसीलिए तैयारी कर रहे हैं। उधर मंत्रियों के स्टाफ को, जिस तरह भूपेंद्र यादव के स्टाफ को हटाया गया है, उसकी तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। करोड़ों रुपए के खेल इधर से उधर करने की बातें सोशल मीडिया पे तैर रही हैं। क्यों इतने ताकतवर मंत्री का इतना ताकतवर स्टाफ पैदल किया गया, बर्खास्त किया गया, सामने क्यों नहीं आ रहा देखिए कुछ? इसमें दो बातें देखनी पड़ेंगी। एक तो हमें निगाह रखनी पड़ेगी क्या दूसरे मंत्रियों के यहाँ भी जो आरएसएस के अपॉइंटीज हैं, जो ओएसडी ऑफिसर और स्पेशल ड्यूटी तमाम मंत्रालयों में काम कर रहे हैं, क्या उनमें से कुछ को हटाया जाएगा या केवल ये भूपेंद्र यादव के साथ ही सलूक हुआ है? पहली तो ये देखना पड़ेगा। अगर ये केवल भूपेंद्र यादव के साथ सलूक नहीं हुआ है तो फिर कुछ दूसरे मंत्रालयों पे भी कुछ गाज गिरेगी, क्योंकि दूसरे मंत्रालयों में भी सब आरएसएस के लोग मंत्री बने बैठे हैं, तो उन्होंने अपने चहेते लोगों को वहां पे ओएसडी बना लिया है। और अब यही जो सिद्धार्थ यादव हैं, वो कौन है सिद्धार्थ यादव? सिद्धार्थ यादव उनका पद था सहायक असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी, उनका पद था। लेकिन थे तो असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी, यानी पर्सनल सेक्रेटरी से नीचे थे, लेकिन वही सारे मुख्यमंत्रियों से बात करते थे, वही सारे अपॉइंटमेंट्स उनके देखते थे मंत्री महोदय के, वही सारे सांसदों से बात करते थे, सब जगह बड़े बड़े पूंजीपतियों वगैरह सबसे वही संपर्क में थे। तो उनका महत्व बहुत अधिक था और वो 40 साल से इनके साथ थे। आप इससे सोचिए, जो व्यक्ति 40 साल से किसी व्यक्ति के साथ हो तो वो कितना ज्यादा उस व्यक्ति के साथ अंदर भीतर तक जुड़ा हुआ होगा। सही तो बात है। इस तरह, अगर इस तरह के व्यक्ति को हटाया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई, या तो कुछ भूपेंद्र यादव के यहाँ ही कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से उन्हीं के साथ ऐसा करना पड़ा। लेकिन अगर ये एक बात, एक नमूना है जो कि आगे भी दोहराया जाएगा, तो वो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अगर ऐसे बिल्कुल ठीक। आरएसएस के इतने इतने वरिष्ठ लोगों को हटाया गया सरकार से, तो इसका मतलब है कि मोदी जी कुछ ना कुछ आरएसएस के साथ अपना हिसाब चुकता कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, हम लोगों की निगाह बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपका समय दिया। ये थे अभय दवे जी। पूरी बात आपने सुनी। आप सोचिए कि दुनिया कितना ज्यादा तनाव में है। हर जगह युद्ध, लड़ाई, झगड़े, कहीं शांति की बात नहीं। हर जगह युद्ध की बात, कहीं बुद्ध की बात नहीं। प्यार और शांति शायद गायब हो गए। आप क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।
है।